वो स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका। सेल। चलें स्टार्ट कर दें। हो गया। तो हो गया। ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका। हमने सभी पढ़ लिए, सभी अंग पढ़ लिए। हमने अंग पढ़ लिए, उसके साथ हमने तंत्र भी पढ़ लिया। हमने अंग पढ़े, हमने अंग के साथ क्या पढ़ लिया? तंत्र भी पढ़ लिए। पर उसके पहले क्या आता है? ऊतक। और उसके पहले क्या आता है? कोशिका। तो जो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण, जो तंत्र पढ़ लिया है, तंत्र का निर्माण जहाँ से होता है बेसिकली, या तो फिर सभी ऊतक का या तो अंग का निर्माण जहाँ से होता है वो होता है कोशिका से। तो कोशिका के विषय में देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कोशिका होती क्या है। तो कोशिका के विषय में यदि हम डिफाइन करते हैं तो कोशिका सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। आधारभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका। आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई मतलब क्या है? इसके शब्दों को समझो। मतलब जहां से संरचना स्टार्ट होती है आपके शरीर की, या तो किसी भी निर्जीव या सजीव की संरचना स्टार्ट होती है, वही आपकी क्या है? कोशिका। तो कोशिका की खोज जो सर्वप्रथम की गई थी वो 1665 में। सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की गई थी वो 1665 में की गई थी। यह खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और यह सन भी पूछा जाता है और यही भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा खोज की गई थी। तो सबसे पहले सन याद रखना है। सेकंड, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, इन्हें अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था। और इस माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें कॉर्क में एक संरचना देखी थी। इस संरचना इस तरीके की थी। मतलब इस संरचना इन्हें बोला था सूक्ष्म कक्ष बोला था। इस संरचना को इन्हें बोला था सूक्ष्म कक्ष बोला था। सूक्ष्म कक्ष मतलब स्मॉल रूम कहा था। और इसी स्मॉल रूम से जो वर्ड निकल के आया वो निकल के आया कोसा। इसी स्मॉल रूप से जो वर्ड निकल के आया कोसा। और कोशिका से जो वर्ड निकल के आया वो निकल के आया कोशिका। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। एक कॉर्क थी। अब कॉर्क कैसी होती है? कॉर्क होती है निर्जीव। हाँ, कॉर्क होती है निर्जीव। तो उन्होंने एक निर्जीव में एक कक्षनुमा संरचना देखी थी। उसको क्या बोला था? कोसा कहा था। और उस कोशिका से निकल के आया था कोशिका। ये पूछा जाता है कि कोसा का मतलब क्या होता है? तो कोसा का मतलब होता है एक सूक्ष्म कक्ष, एक स्मॉल रूम होता है, इसका मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी तो किसके द्वारा की गई थी? एक की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। देन उसके बाद सजीव कोशिका की खोज की गई। तो 1674 में सजीव कोशिका की खोज की गई। मतलब लिविंग सेल की खोज की गई। यह जो लिविंग सेल की खोज की गई थी, यह की गई थी ल्यूवेन हॉक द्वारा यह खोज की गई थी। तो लिविंग से ल्यूवेन याद रख लेना, ल्यूवेन हॉक द्वारा इसकी खोज की गई थी। लगभग 9 से 10 साल बाद इसकी खोज की गई। जब ये खोज की गई तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ अलग अलग होता है। मतलब सजीव में और निर्जीव में कोशिका अलग अलग होती हैं। उसमें कुछ क्या होते हैं, तत्व होते हैं या तो उनके कोशिकांग होते हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो एक थ्योरी दी गई। फिर इतना लिखा, देखो लिखा, इतना हो गया। इसके बाद एक थ्योरी दी गई।
तो 1838-39 में एक सेल थ्योरी दी गई, सेल थ्योरी दी गई। यह सेल थ्योरी जिसके द्वारा दी गई वो थे स्लाइडन एंड सॉन। स्लाइडन एंड सॉन के द्वारा यह थ्योरी दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइडन किसके द्वारा सेल थ्योरी दी गई, तो किसके द्वारा, स्लाइडन एंड सॉन के द्वारा सेल थ्योरी दी गई। और इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उस कोशिका का निर्माण भी पुरानी कोशिका से ही होता है। अब नई कोशिका का निर्माण मतलब एक कोशिका ए वाली है, तो यदि इससे दूसरी कोशिका बन रही है, कोशिका ए बन रही है, एक कोशिका ए बन रही है, तो इसका निर्माण भी किससे हो रहा है, इस पुरानी कोशिका से हो रहा है। जैसे यदि हमने बोला मदर सेल बोला तो ये कहलाएगी आपकी डॉटर सेल कहलाएगी, एक सेल भी कहलाएगी आपकी डॉटर सेल कहलाएगी। क्लियर? तो ये हमारी स्लाइडन एंड सॉन द्वारा थ्योरी दी गई। अब इनने बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका में कोशिकांग भी होते हैं, कोशिकांग भी होते हैं। और चूंकि दो प्रकार की सेल होती है, चूंकि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में हमने देखा था, चूंकि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी में क्या सजीव और सजीव का वर्णन किया जाता है। तो सजीव में यदि हम देख रहे हैं तो सजीव में कौन होते हैं, एक होते हैं एनिमल, एक होते हैं एनिमल और दूसरे होते हैं प्लांट, दूसरे होते हैं प्लांट। चूंकि हम सजीव का वर्णन कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सेल भी कितनी होंगी, दो सेल ही होंगी। एक आपकी एनिमल सेल होती है और एक सेल होती है आपकी प्लांट सेल। तो यहाँ से सेल का डिवीजन आ जाता है कि सेल डिवीजन कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से, एक एनिमल सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है। सभी चीजें लगभग इनमें सेम होती हैं, कुछ चीजें बस डिफर करती हैं जो इनको डिफरेंट बनाती हैं एक दूसरे से। तो अब देखने वाले हैं हम कि इन दोनों में डिफरेंट क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि कोशिका में क्या क्या कोशिकांग होते हैं और उसमें डिफरेंट क्या क्या होते हैं। अब कोई भी कोशिका होती है, बेसिकली यदि कोई भी कोशिका होती है उसको तीन अंगों में विभाजित किया जाता है कि तीन अंग। सबसे पहला होता है अब उसका बाहरी आवरण, बाहरी आवरण। जैसे हम वहां पर कोशिका देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, आप सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए कोशिका में। सबसे पहला होता है बाहरी आवरण, दूसरा होता है उसका जीव द्रव, जीव द्रव, तीसरा होता है वह होता है न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक केंद्रक या तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। बाहरी आवरण, अब बाहरी आवरण क्या होगा, बाहरी आवरण होता है मतलब जो उसको बाहर से घिरने वाला आवरण होगा वो बाहरी आवरण कहलाता है। तो बाहरी आवरण को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं, ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। पहला बाहरी आवरण में जो होता है वह होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरा जो बाहरी आवरण होता है वह होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब एक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है, किसमें कोशिका भित्ति होती है और किसमें कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों प्लांट सेल में होती हैं, प्लांट सेल में दोनों कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में, वहां से हमने प्लांट सेल उठाया तो दोनों प्लांट सेल में होती है। जबकि यदि हम देखते हैं कि एनिमल सेल में क्या होती है, तो एनिमल सेल में ओनली कोशिका झिल्ली बस होती है। एनिमल सेल, एनिमल सेल में ओनली क्या होती है, कोशिका झिल्ली बस होती है और वो उसका सबसे बाहरी आवरण होता है। अभी हम सब देखेंगे कौन सी झिल्ली है कौन सी भित्ति है, सब देखने वाले हैं। अब इसके बाद आता है जीव द्रव। जीव द्रव सबसे पहले यहां पर यदि हम देखते हैं कोशिका भित्ति, तो ए वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, बेसिकली यहां पर यदि हम देखते हैं ए वाला जो पार्ट दिख रहा है, ए वाला पार्ट दिख रहा है, ये कहलाता है आपकी कोशिका भित्ति। ए वाला पार्ट आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। ये कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली इसी के अंदर होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है।
एक कोशिका झिल्ली होती है। अब जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हम जो बना रहे हैं यहाँ पर वो आपके आंसर देते हैं, बहुत सारे आंसर देते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, पहला क्वेश्चन यही आ जाता है। अब यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को बोला जाता है, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, ये द्रव, यहाँ पर एक द्रव भरा मिलेगा, इसको बोला जाता है जीव द्रव। अब जीव द्रव भी बेसिकली दो भागों में डिवाइड होता है। एक जीव द्रव यहाँ से यहाँ तक पूरा जो भरा हुआ द्रव है ये कहलाता है आपका जीव द्रव कहलाता है। देन इसके मध्य में एक महत्वपूर्ण तीसरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक, जो कि हमने नाभिक बोला। एक तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर इस तरीके से संरचनाएं होती हैं। केंद्रक के अंदर इस तरीके से संरचनाएं होती हैं। अब सबसे पहले तीन पार्ट देखे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखे तीन पार्ट। सबसे पहला पार्ट कौन सा था, बाहरी आवरण। तो बाहरी आवरण में दो देखे। सबसे पहले हमारा ये था कोशिका भित्ति था, एक कोशिका भित्ति था, कोशिका भित्ति था। दूसरा जो बाहरी आवरण देखा वह हमने देखा यहाँ पर कोशिका झिल्ली था, कोशिका झिल्ली था। और नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट देखा वो हमने देखा जीव द्रव। तो ये जीव द्रव, पहला जीव द्रव ए वाला, यहाँ पर हमने जीव द्रव देखा, ये जीव द्रव देखा, ये पूरा जीव द्रव कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। अब ये जीव द्रव दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला जो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, पूरा मतलब पूरे भाग में फैला हुआ है, इसको बोला जाता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला कहलाता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहलाता है। इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। सेकेंड होता है यहाँ पर नाभिकीय द्रव, यहाँ पर भरा हुआ रहता है नाभिकीय द्रव, नाभिकीय द्रव सेकेंड होता है नाभिकीय द्रव। इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दो भागों में डिवाइडेड होता है, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। इस पूरे द्रव को, ये पूरा जीव द्रव जो इतने भाग में भरा हुआ है, ये दो भाग में, एक यहां से लेके यहां तक जो भरा हुआ है, मतलब झिल्ली तक, किसकी, नाभिक की झिल्ली तक, उसको क्या बोला हमने, साइटोप्लाज्म बोला। और सेकंड नाभिक के अंदर जो भरा है, नाभिक झिल्ली के अंदर जो भरा है, उसको बोला हमने न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? तो इस सेकंड पार्ट ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। तृतीय पार्ट में, तीसरा पार्ट हमने नाभिक देखा, तो नाभिक आपको ये वाला मिल गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो पार्ट आता है जीव द्रव में उपस्थित कोशिकांग, जीव द्रव में उपस्थित कोशिकांग। इतना लिखा? तो अब ये देखते हैं हम जीव द्रव में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जीव द्रव के अंदर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं आप कोशिकांग। पहला कोशिकांग होता है अंतः प्रद्वीय जालिका। अभी केवल यहां लिखो कि कौन कौन से हमें कोशिकांग पढ़ने हैं, फिर हम वहां पर पढ़ेंगे, उनको डिनोट करेंगे और उसके विषय में समझेंगे। सबसे पहला अंतः प्रद्वीय जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो होता है वो होता है राइबोसोम, थर्ड होता है वो होता है लाइजोसोम, फोर्थ जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ जो होता है वह होता है प्लास्टिड लवक। सिक्स्थ होता है वह होता है रसधानी। सेवंथ यहाँ देखेंगे, सेवंथ जो होता है वह होता है आपका सेंट्रोसोम। एट्थ होता है वो होता है गोल्जी बॉडी, या तो फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं जो साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं और इन्हीं के विषय में पूछा जाता है। इन्हीं के विषय में पूछा है कि इनका कार्य क्या होता है और ये कहाँ और कैसे उपस्थित होते हैं, इनका आकार क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है अंतः प्रदिवीय जालिका, तो हम पीछे बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा दिखता है अंतः प्रदिवीय जालिका। तो अंतः प्रदिवीय जालिका जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास नाभिक है, नाभिक के ऊपर इस तरीके से नाभिक के ऊपर इस तरीके से उपस्थित होता है अंतः प्रदिवीय जालिका। इस तरीके से होता है अंतः प्रदिवीय जालिका। और अंतः प्रदिवीय जालिका यहां से उपस्थित होता है और जाता कहां तक है, यहां तक झिल्ली तक जाता है, पूरा झिल्ली तक अंतः प्रदिवीय जालिका जाता है। निकलता कहां से है, आपकी नाभिकीय झिल्ली से निकलेगा, इस नाभिकीय झिल्ली से निकलेगा और पहुंचेगा कहां तक, यहां तक पहुंचेगा। अब जो अंतः प्रदिवीय जालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक कार्य होता है, चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं ना, इस तरीके से संरचना दिख रही है कि कैसी सीढ़ी नुमा संरचना दिख रही है, जैसे यहाँ पर एक सीढ़ी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर चढ़ा, फिर व्यक्ति यहाँ पर चढ़ा। ठीक है, बिल्कुल काम भी इसका ऐसे होता है। सीढ़ी का कार्य क्या होता है, सीढ़ी का कार्य होता है किसी भी व्यक्ति को या तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। तो इसका भी कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि यहाँ पर जो भी उपस्थित है, यहाँ पर जो उपस्थित मतलब नाभिक के अंदर जो उपस्थित है उसको साइटोप्लाज्मा तक पहुंचाना। जैसे राइबोसोम उपस्थित है तो उसको साइटोप्लाज्मा तक पहुंचाना। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ट्रांसफर करना, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित हैं उसको ट्रांसफर करना, या तो फिर साइटोप्लाज्मा में जो उपस्थित है उसको न्यूक्लियस तक ट्रांसफर करने का कार्य होता है। मतलब एक सीढ़ी का कार्य करता है। और यह दो प्रकार की होती है, इसमें हमने छोटे छोटे यदि हमने बिंदु बना दिए, ऐसे बिंदु बना दिए तो ये दो प्रकार की, एक चिकनी वाली दिख रही है, थोड़ी साफ साफ दिख रही है, क्लियर दिख रही है, क्लीन दिख रही है, और दूसरी कैसी दिख रही है, थोड़ी रफ दिख रही है। तो यहां से दो प्रकार आ जाते हैं। पहला आ जाता है रफ ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईपीआर। सेकेंड रफ ईपीआर मतलब जिसमें राइबोसोम उपस्थित होंगे, बिंदुनुमा संरचना जो होती है, ये आपके दूसरे कोशिकांग कहलाते हैं, जिसको बोला जाता है राइबोसोम। ये आपकी दूसरे कोशिकांग है, ये आपके कहलाते हैं राइबोसोम। मतलब पहली वाली है रफ ईपीआर, सेकेंड वाली जो आपको बिल्कुल चिकनी से दिख रही है जिसमें कोई राइबोसोम उपस्थित नहीं है, इसको बोला जाता है स्मूथ ईपीआर। मतलब चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कार्य सबसे पहले इसका हमने देखा कि कार्य क्या है, कार्य है ट्रांसफर करना। सेकेंड हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक रफ ईपीआर होती है और सेकंड कैसी होती है, स्मूथ ईपीआर। प्रेजेंस कहां होती है, तो ये नाभिकीय झिल्ली से कहां तक, आपके कोशिका झिल्ली तक उपस्थित होती है। क्लियर, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, ये क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले यदि हमने देखा कि ईपीआर देखा, तो ईपीआर कितने प्रकार की, ईपीआर दो प्रकार की। पहला है आपका रफ ईपीआर, सेकेंड है आपका स्मूथ ईपीआर में राइबोसोम की उपस्थिति है क्या, नहीं है, राइबोसोम की उपस्थिति नहीं है, जबकि रफ ईपीआर में राइबोसोम उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति, ईपीआर की उपस्थिति कहाँ रहती है, तो इनकी उपस्थिति जो होती है, उपस्थिति यदि हम देखते हैं तो इनकी उपस्थिति रहती है कहाँ से, आपके नाभिकीय झिल्ली से कहाँ तक, कोशिकीय झिल्ली तक। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है, कार्य जो फंक्शन होता है ट्रांसफर करना। किनको, जो महत्वपूर्ण अवयव होंगे उनको ट्रांसफर करना, कहां से, अंदर से, नाभिक से साइटोप्लाज्मा तक। क्लियर, ये होता है हमारा ईपीआर। ईपीआर के ऊपर हमने देखा कि आपका क्या थी, आपकी कोशिकीय झिल्ली थी, और कोशिकीय झिल्ली के ऊपर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भित्ति थी, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के विषय में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। कोशिका भित्ति,
ये हमारा है बाहरी आवरण। तो बाहरी आवरण में सबसे पहले हम देखते हैं कि बाहरी आवरण में सबसे पहले कोशिका भित्ति है, सेकंड कौन सा है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति में क्या क्या होता है, तो कोशिका भित्ति यदि हमें देख रहे हैं कि यदि कोई भी, हमने बोला क्या था, हमने किससे कंपैरिजन किया था, हमने या तो फिर उसने जिसने सर्च मारा था, मतलब सर्च किया था, जिसने डिस्कवर किया था, मतलब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, उसने बोला था कि एक सूक्ष्म रूम की तरह ही होता है क्या, एक कोशिका। क्लियर। जब हम रूम से कंपैरिजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या, कोशिका भित्ति बोल रहे हैं, भित्ति को मतलब क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। तो कंपैरिजन भी हम इससे कर लेते हैं, दीवार से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दीवारें आपको प्रोवाइड कर रही हैं वही कोशिका में कोशिका भित्ति ही प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको दीवार क्या प्रोवाइड करती है, सबसे पहले इस बिल्डिंग को क्या प्रोवाइड करती है, आकृति प्रोवाइड करती हैं कि हम इतने रेक्टेंगुलर शेप में बैठे हुए हैं तो ये आकार इस कारण से हुआ है। सेकेंड, ये आपको प्रोवाइड क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, मतलब हवा पानी धूप और हर चीज से, ठंडे से सुरक्षा कौन प्रोवाइड कर रही है, यही प्रोवाइड कर रही है, सुरक्षा। देन ये बनी कैसी है, तो यहाँ बनी है निर्जीव से बनी है, वो भी क्या होती हैं, बेसिकली निर्जीव से ही बनी होती, निर्जीव होती हैं। कोशिका भित्ति पूछा जाता कैसी होती है, यहाँ पर जितने हैं सब आपके क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है, निर्जीव होती है। बनी किससे होती है, तो ये नॉर्मली ये तो सीमेंट से बनी हुई है, ठीक है। पर कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है प्लांट में, पादप में, प्लांट में। जब पादप में उपस्थित होती है तो पादप का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादप का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, इसलिए कोशिका भित्ति भी किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से ही बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट, जब हमने देखा कि कोशिका भित्ति का हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, क्या प्रोवाइड करती है और किस तरीके से बनी होती है। इसके बाद अब हमने देखा कि कोशिका भित्ति होती कैसी है, तो हमारे यदि हम इसको वॉल से ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि हम आर पार जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखो, मतलब दरवाजे हैं, दरवाजे हैं, यहाँ भी देखो ये दरवाजे बने हुए हैं, 4 दरवाजे कोशिका भित्ति में बने हुए हैं आने जाने के लिए। मतलब होती कैसी है, ये होती है परमिएबल होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब क्या होती है, पारगम्य होती है, मतलब गम्य मतलब जाना, पार मतलब पार जाना, पार जाने योग्य होती है। क्लियर। तो ये हमारी होती है कोशिका भित्ति। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है सबसे इंपॉर्टेंट, यदि पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका भित्ति कहाँ होती है, तो सबसे पहले कोशिका भित्ति कहाँ, पादप में उपस्थित होती है। सेकंड, बनी किससे होती है, तो बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है। थर्ड, ये कैसी होती, सजीव होती है या निर्जीव होती है, तो कैसी होती है, निर्जीव होती है। फोर्थ क्वेश्चन कि ये कैसी होती, पारगम्य होती है, तो ये होती बिल्कुल पारगम्य। कंपैरिजन किससे करना है हमको, इसे दीवार से कंपैरिजन आपने कर लिया तो आपका सब हर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व है, कोई रटने की जरूरत नहीं है पारगम्य या अर्ध पारगम्य, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस चीज को याद करने में होती है, पारगम्य है अर्ध पारगम्य, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या पारगम्य, या तो फिर ये अर्ध पारगम्य है या तो पारगम्य है। तो यहाँ से आपको यहाँ से कंपैरिजन और दरवाजे याद कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, पारगम्य पूरे ही निकल जाते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका कोशिका भित्ति हमारी हुई, ठीक है। कोशिका भित्ति के बाद क्या आती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर हमारा बाहरी आवरण यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, बाहरी आवरण पहला कोशिका भित्ति, सेकंड क्या है आपका कोशिका झिल्ली, तो बाहरी आवरण कंप्लीट हो रहा है। अब कोशिका झिल्ली में बिल्कुल सेम, सबसे पहले यदि हम देख रहे हैं कोशिका झिल्ली आकार देगी, सुरक्षा देगी, आकार देगी, सुरक्षा देगी। देन कहाँ पर उपस्थित होगी, तो दोनों में उपस्थित होगी, यह पादप में भी उपस्थित होगी और जंतु में भी उपस्थित होगी। पर जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होगी, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होगी, सबसे बाहरी आवरण होगी। मतलब यदि जंतु कोशिका में यदि हम देखेंगे सबसे बाहरी आवरण जंतु कोशिका में देखेंगे तो सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगी, यही प्रोवाइड करेगी, सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगी, यही जंतु कोशिका में, यही कोशिका झिल्ली ही सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, कोशिका झिल्ली ही सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। क्लियर।
इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, जंतु कोशिका में देखेंगे तो कोशिका भित्ति नहीं होगी। देन इसका यदि हम देखते हैं तो होती कैसी है, तो हमने जब आपको बनाया था, यहाँ बनाया था तो हमने छोटे छोटे छिद्र बना दिए थे, यहाँ पर सफेद कलर के ये छोटे छोटे छिद्र बना दिए थे, ठीक है, छिद्र बना दिए थे। तो यही बताता है कैसी होगी। अब यहां से कुछ पदार्थ निकल जाएंगे, कुछ पदार्थ क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, मतलब इसको बोला जाता है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बोला जाता है, इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बोला जाता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्लियर, मतलब कुछ पदार्थों को जाने देगी, कुछ पदार्थों को रोक लेगी। मतलब यह कैसी होगी, अर्ध पारगम्य होगी, अर्ध पारगम्य होगी। वहां पर कोशिका भित्ति यदि हम देखा तो कोशिका भित्ति हमने कंपैरिजन किससे किया था, कंपैरिजन इस वॉल से किया था। तो वॉल कैसी होती, कठोर होती, दृढ़ होती है, ठीक है। यदि हम कोशिका भित्ति देखते हैं, कोशिका भित्ति देखते हैं तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, दृढ़ होती है और कठोर होती है, दृढ़ होती है और कठोर होती है। जबकि यहां पर यदि हम झिल्ली देखते हैं, झिल्ली का आपको झिल्ली से ही नाम से स्पष्ट हुआ कैसी होगी, थोड़ी मुलायम होगी, मतलब कमजोर होगी, मुलायम होगी, कमजोर होगी, कमजोर होगी। और इसका भी कंपैरिजन हमने कर दिया था, कंपैरिजन किया किससे करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं मच्छरदानी से। ये नॉर्मल हमारी क्या होगी, कोशिका भित्ति हो गई, तो एक मच्छरदानी यहाँ पर हमने लगा दी, तो मच्छरदानी से कंपैरिजन उसका हो गया। मच्छरदानी में क्या हवा जा रही है, हवा आ रही है, पर मच्छर नहीं आ पा रहे हैं ना, मतलब कुछ चीजें आ पा रही है, कुछ चीजें नहीं आ पा रही है। तो आपको क्या बता रही है, कोशिका झिल्ली बताए। और झिल्ली के वो रहती है ना, झिल्ली बोलते हैं बेसिकली, झिल्ली जैसे रहती है, बिल्कुल कैसी रहती, मुलायम रहती है ना, कमजोर रहती है। तो सेम ये भी रहती, मुलायम रहती, कमजोर रहती है। क्लियर, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कंपैरिजन करो, उनके जो आपको आंसर मिल रहे हैं वही आपके आंसर है। क्लियर, तो हमारी हो गई ए कोशिका झिल्ली। बनी किससे होती है, तो एक काइटिन से बनी होती है, काइटिन से और प्रोटीन से बनी होती है, एंड प्रोटीन से बनी होती, प्रोटीन एंड काइटिन से बनी होती है। तो हमारे पूरे जितने भी है, यहीं से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती, पारगम्य होती या कैसी होती। क्लियर, तो यहां पर आपको पता है कि अर्ध पारगम्य होती, फिर कैसी होती, मुलायम होती, कठोर होती, निर्जीव होती, सजीव होती। तो ये सजीव होती है, ये होती है सजीव होती। क्लियर, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपका एक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन है। क्लियर, देन ये हमारा सबसे पहले बाहरी आवरण कंप्लीट हो जाता है। बाहरी आवरण हमने कहां तक पहुंच गए, हम कोशिका झिल्ली तक पहुंच गए। कोशिका झिल्ली के पहले भी हमने फिर एक कोशिकांग देख लिया था, उस कोशिकांग का नाम क्या था, ईपीआर, ठीक है, ईपीआर देख लिया था। तो अब यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा ये बना नाभिक, नाभिक के बाद बना ईपीआर, ये ईपीआर बना, ये बन गए हमारे राइबोसोम। जब हमारा ईपीआर हो गया तो ईपीआर हमने लिख लिया, दो प्रकार के ईपीआर होते हैं, ठीक है, काम भी देख लिया कि ईपीआर का काम क्या है। सेकंड कोशिकांग, फर्स्ट कोशिकांग आपका ये वाला हो गया, फर्स्ट कोशिकांग ईपीआर ये वाला हो गया, ईपीआर। सेकंड कोशिकांग उसी के ऊपर हमें अवेलेबल हो गया, इसका नाम क्या है, राइबोसोम, इसका नाम क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम हम देख लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो सबसे पहले राइबोसोम जब हम देखते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, तो सबसे पहले जो राइबोसोम है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, सबसे छोटा कोशिकांग, मतलब कोशिका का अंग, सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। मतलब राई बराबर रहता है, सबसे छोटा रहता है, ठीक है, राई बराबर नहीं रहता, मतलब और छोटा रहता है, माइक्रोस्कोपिक रहता है, उसी से देखा जाता है। पर इसका काम वैसे ही है जैसे राई से पहाड़ बनाना होता है ना, ठीक है, ये राई से प्रोटीन का पहाड़ बनाता है। मतलब राइबोसोम का कार्य क्या है, कार्य है प्रोटीन का पहाड़ बनाना, मतलब प्रोटीन निर्माण करना। तो अच्छे से याद कर लो, प्रोटीन निर्माण का कार्य इसी का होता है, ठीक है, राइबोसोम का होता है। देन इसकी खोज प्रोटीन निर्माण करेगा, प्रोटीन निर्माण करेगा। पाया कहां जाता है, मतलब उपस्थिति इसकी कहां कहां दर्ज की जाती है, उपस्थिति कहां कहां दर्ज की जाती है। तो उपस्थिति इसकी दर्ज की जाती है यहां पर नाभिक के अंदर उपस्थिति दर्ज की जाती है। वो कहां दिख रहा है आपको,
और दिख रहा है आपको ईपीआर में दिख रहा है, और यहां पर बना दो साइटोप्लाज्मा में, यहां बना दो साइटोप्लाज्मा। मतलब कहां कहां उपस्थित होता है, ये नाभिक में उपस्थित होता है, नाभिक से कहां पहुंचा, ईपीआर में चढ़ के पहुंचा, चढ़ पे उतरा कहां पर, साइटोप्लाज्मा में उतरा। क्लियर, मतलब इन तीनों जगह पर राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम की खोज पूछी आती है तो राइबोसोम की खोज जी पैलेट द्वारा की गई, जी पैलेट द्वारा राइबोसोम की खोज की गई। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, तो जी पैलेट द्वारा इसकी खोज की गई। तो सबसे पहले राइबोसोम कहाँ है, उपस्थित है आपकी, जहां पर आपको दिख रहा है वहीं पर उपस्थित है। नाभिक से चढ़ा कहां पर, ईपीआर में, ईपीआर से कहां पहुंचा, साइटोप्लाज्मा। सेकेंड, कैसा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। थर्ड, कार्य क्या है, तो हाँ बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल एक थोड़ा लगा लेना है। मतलब राइस से पहाड़ बनता है, तो ये राइस से किसका पहाड़ बनाता है, प्रोटीन का पहाड़ बनाता है। नेक्स्ट, उपस्थिति आपने देख लिया, और किसने खोज की, जी पैलेट द्वारा खोज की गई, जी पैलेट द्वारा खोज की गई। जी याद कर लेना पहले, तो पैलेट याद कर लेना, प्रोटीन और पी पैलेट। क्लियर। देन आता है हमारा नेक्स्ट कोशिकांग आता है, प्रोटीन का निर्माण ये कर रहा है, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो एक और यहां पर एक कोशिकांग यहां उपस्थित हो जाता है। यहां कोशिकांग उपस्थित होता है, इसका नाम होता है लाइजोसोम, लाइजोसोम होता है, इसका नाम होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम का कार्य क्या होता है, अब लाइजोसोम का भी कार्य देख लेते हैं। तो लाइजोसोम के सबसे पहले खोजकर्ता कौन है, यहां पर देखते हैं, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम के जो खोज करता है वो है डी डूबे, डी डूबे इसके खोज करता है, डी डूबे इसके खोज करता है। अब डी डूबे इसके खोज करता है, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कार्य भी वैसे ही करता है, डुबाने का कार्य करता है पूरी कोशिका को। ठीक है, हाँ, सबसे खतरनाक यदि कोशिकांग है कोशिका में, तेज वाला कोशिकांग है। क्यों, क्योंकि इनने राइड ने क्या बनाया, राई ने बनाया, प्रोटीन का निर्माण किया, ये बोलते हैं लाओ। ठीक है, तो खाने का काम करते हैं। तो इनकी संरचना सबसे पहले कैसी होती है, इनकी संरचना होती है थैलीनोमा संरचना, इनकी संरचना होती है थैलीनोमा, इनकी संरचना होती है थैलीनोमा। ये संरचना जैसी यहां पर थैली दिख रही है, इसके अंदर उपस्थित होते हैं एंजाइम, इसके अंदर उपस्थित होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे होते हैं कि यदि कुछ कोशिका में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ कोशिका में गड़बड़ी हो गई, तो ये एंजाइम बाहर निकलते हैं और पूरी कोशिका को खाने की क्षमता रखते हैं, पूरी कोशिका को खाने की क्षमता रखते हैं और डुबाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए याद रखें, जो डुबाने वाला नाम आता है वो इन्हीं के नाम पर आता है। ठीक है, डी डूबे, डुबाने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए इसे बोलते हैं कोशिका का सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ये होती है कोशिका का लाइजोसोम। क्लियर, इतना लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही वाला क्वेश्चन है, यहां पर जितने डी डूबे द्वारा किसकी खोज की गई, संरचना कैसी होती है, थैलीनोमा संरचना, उपस्थित कौन सा कोशिकांग होता है, तो यही होता है। नेक्स्ट, सुसाइडल बैग कौन कहलाता है, तो सुसाइडल बैग यही कहलाता है। और क्यों कहलाता है ये भी आपको पता है कि यदि कोशिका में कुछ गड़बड़ी तो एंजाइम बाहर और इसको समाप्त कर देते हैं। क्लियर, इतना लिख लिया। इसको मिटा दें, थोड़ा इस साइड वाले को मिटा दें, क्योंकि इसी में हम कोशिकांग में वृद्धि करते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं और आपको समझाते आ रहे हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कोशिकांग, जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड कोशिकांग है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, क्योंकि आपकी कोशिका, आपके अंग, आपके तंत्र, आपके टिश्यू, सबके लिए जो एनर्जी का साधन है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया है।
और श्वसन तंत्र में बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि श्वसन तंत्र में जो होता है मतलब कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, वो किसके अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। पहला अनॉक्सीकृत श्वसन होता है तो साइटोप्लाज्मा में होता है, उसके बाद कहां पे होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की गई थी, कि जो खोज की गई थी या तो खोजकर्ता जो थे वह थे अल्टमानेन, अल्टमानेन। इनके द्वारा जो नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को, जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट इनके द्वारा नाम दिया गया। पर हम पढ़ते क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, यह दिया गया बेंडा के द्वारा। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, यह नाम दिया गया बेंडा के द्वारा। तो अल्टमानेन द्वारा इनके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता कौन है, अल्टमानेन, उनके द्वारा बायोब्लास्ट नाम दिया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया वो दिया गया बेंडा के द्वारा। देन बेंडा के द्वारा इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। अब इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना होती है बेलनाकार, इसकी संरचना हमें बेलनाकार दिखाई देती है, और यह डबल झिल्ली युक्त संरचना होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। यह संरचना बेलनाकार होती है और इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसका कार्य होता है श्वसन, श्वसन करना, श्वसन करना इसका कार्य होता है। और श्वसन करने के कारण ये क्या करता है, ऊर्जा उत्पादित करता है, ऊर्जा उत्पादित करता है, ऊर्जा उत्पादित करता है। और ऊर्जा जब उत्पादित करता है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और जो ऊर्जा उत्पादित करता है किसके फॉर्म में करता है, एटीपी फॉर्म में करता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, हाँ बिल्कुल सही, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सब आपके क्वेश्चन है कि एटीपी का आ चुका क्वेश्चन है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या आ चुका क्वेश्चन, एटीपी वाला। एक क्वेश्चन भी आ चुका क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, तो पावर हाउस किसे कहा जाता है, हमारे सेल का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आए हुए क्वेश्चन हुआ इतना। तो हमारा नेक्स्ट कोशिकांग हो गया, कौन सा नंबर कोशिकांग था, एक 3rd नंबर का कोशिकांग था। आगे देखते हैं, मिटाएं इसको। नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग होता है वह होता है प्लास्टिड, वह होता है प्लास्टिड। तो ये हमारा प्लास्टिड, जिसे हम बोलते हैं लवक, प्लास्टिड जिसे हम बोलते हैं क्या, लवक। तो देखते हैं लवक क्या होता है। तो लवक जो कोशिकांग होता है, लवक प्लास्टिड, प्लास्टिड जो कोशिकांग होता है, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लवक जो कोशिकांग होता है, यह केवल यहां पर आपको जो दिख रहा है लवक है, हाँ, ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि लवक किस में उपस्थित होता है, इसी को प्लास्टिड बोलते हैं। तो नॉर्मल से याद कर लो कि प्लास्टिक हम में तो उपस्थित हो नहीं सकता, यदि हम प्लास्टिड की जगह प्लास्टिक बोलते हैं तो पादप में ही उपस्थित हो सकता है। क्लियर। यदि रबड़, क्योंकि उससे ही प्राप्त होती है ना हमें, और रबड़ से ही यदि हम उसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या, प्लास्टिक प्राप्त हो जाता है। हाँ हाँ हाँ
टोटल ओवरऑल 36 बनती है उसमें, वहाँ हाँ टोटल बनती है 38 और 36 कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हाँ तो टोटल कितनी हो जाती है, 38 हो जाती है। ऑक्सी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कितनी बन रही है, 36 बन रही है। क्लियर। अब यहाँ पर लवक हमने देख लिया, लवक देख लिया। तो लवक सबसे पहले पादप कोशिका ये होते हैं 3 प्रकार के, जो लवक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं, जिसे हरित लवक बोलते हैं। सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, जिसे वर्ण लवक बोलते हैं, थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट, वर्ण या वर्णी बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, इसे बोलते हैं अवर्णी लवक, बोलते हैं, इसे बोलते हैं अवर्णी लवक। अब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पौधे में जितने भी रंग दिखाई देते हैं वो इन्हीं तीनों के कारण दिखाई देते हैं। या तो रंग दिखाई नहीं देते, कहीं पर रंग दिखाई नहीं भी देते, तो उसमें भी एक कारण होता है जिसके कारण रंग दिखाई नहीं देते। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट, यदि हमें पौधे में हरे रंग का रंग दिखाई देता है तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही होता है। मतलब पौधे हमें हरे दिखाई दे रहे हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण है। मतलब हरा रंग के लिए जिम्मेदार, हरे रंग के लिए उत्तरदायी, हरे रंग के लिए उत्तरदायी। सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही होता है वर्ण मतलब होता है रंग। अब हमने एक कलर तो देख लिया हरा रंग, तो केवल ऐसा थोड़ी ना हरा रंग ही बस उपस्थित होता है, उसमें लाल पीला गुलाबी हरे एक कलर भी उपस्थित होते हैं। जैसे यदि हम उसमें देखते हैं फल देखते हैं फूल देखते हैं तो उसमें दूसरे कलर भी उपस्थित होते हैं। तो जो दूसरे कलर उपस्थित होते हैं वो किसके कारण आते हैं, इस क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। मतलब अदर रंग, मतलब अन्य रंग के लिए उत्तरदायी, जो फलों और फूलों में दिखाई देते हैं, फलों और फूलों में दिखाई देते हैं, अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी। पर कुछ पौधे के कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी रंग उपस्थित नहीं होता है, जैसे होता जड़, तो सीधे यहाँ से कठिन क्वेश्चन बनाना होता है तो पूछ लिया जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है, जड़ों में उपस्थित होता है, जहां पर कोई रंग उपस्थित नहीं होता पर मिट्टी की उपस्थिति कारण हो जाता है मटमैला। जड़ें कैसी हो जाती, मटमैली हो जाती है ना। तो किस कारण से हो जाती है, मिट्टी की उपस्थिति कारण होती है, वो मटमैली हो जाती है, पर उसमें कोई रंग नहीं उपस्थित होता। उनको अच्छे से साफ कर दो तो वो सफेद होता है, सफेद कोई रंग नहीं। क्लियर। तो सफेद हो जाती है वो लगभग। तो हमारा सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट हर जगह पाया जाता है, कहां पर छोड़, जड़ों में छोड़। क्रोमोप्लास्ट कहां पाया जाता है, आपके फलों और फूलों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है, ये होता है मटमैला, और कहां, जड़ों में पाया जाता है, और ये फूड स्टोरेज का कार्य करता है। जैसे यदि हम देखते हैं कि पोटैटो बेसिकली जड़ नहीं होती, पर अदर देखते हैं हम तो देखते हैं जड़ों के रूप में जैसे विकसित हो जाती है। यदि हम देख रहे हैं गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, सब जड़ होती है। सलजम हो रही है, सब क्या होती है, जड़ होती है। गाजर हो गई, मूली होगी, सलजम हो गई, ये सब जड़ों के उदाहरण हैं। तो जड़ के रूप में वो क्या होता है, फूड स्टोरेज का कार्य कर रहा है ना, जिसे हम ले रहे हैं एज अ फूड हम यूज कर रहे हैं, तो जड़ों का ही उदाहरण होती है। गाजर सलजम अभी जो हम खा रहे हैं, अभी जो ठंड में आ रही हैं, गाजर सलजम मूली, ये सब जड़ों के उदाहरण हैं। क्लियर। तो ये हमारा हो जाता है प्लास्टिड, जो पौधों में बस पाया जाता है। लिखा इसको, आगे चलें। नेक्स्ट हमारा जो होता है वह होता है सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम पर से होता है।
अब यहाँ पर हम सेंट्रोसोम बना रहे हैं क्योंकि सब हम बना रहे हैं, सब अंग बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं बना रहे हैं या तो आपकी प्लांट कोशिका, पादप कोशिका, या तो फिर जंतु कोशिका को एक नॉर्मली नहीं बना रहे हैं। यहाँ हम केवल कोशिकांग देख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक कोशिकांग देखा, एक प्लास्टिड देखा, तो किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। पर यदि हम वहां पर सेंट्रोसोम देख रहे हैं तो सेंट्रोसोम पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसलिए जंतु कोशिका में पाया जाने वाला जो कोशिकांग है वो कौन सा कोशिकांग है? वह है सेंट्रोसोम। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर स्टार बना ले, जो हम केवल बोल दें वो स्टार बना लें कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कौन सा कोशिकांग है? तो यह है प्लास्टिड, सॉरी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब इस सेंट्रियोल का काम क्या होता है? बेसिकली इस सेंट्रियोल का काम होता है, जो सेंट्रोसोम होता है दो छोटे छोटे सेंट्रोल से बनता है। जो सेंट्रोसोम होता है ये बेसिकली दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। ये सेंट्रियोल से मिलकर बनता है, एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। इस सेंट्रियोल का काम क्या होता है? तो इस सेंट्रियोल का ही काम सबसे महत्वपूर्ण होता है जंतु कोशिका में, जिसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। कार्य इसका ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन, जब हमने कोशिका विभाजन हम बताएंगे आपको तो समझ में आएगा सेंट्रियोल कैसा काम करता है, क्योंकि यही होता है। और कोशिका विभाजन कैसे करता है? स्पिंडल फाइबर, दो है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला, दो सेंट्रियोल। हाँ, दोनों में सेंट्रियोल लिखा है, मतलब ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, तो ये दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है और इसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम। इसका नाम है सेंट्रोसोम। एक सेंट्रियोल फर्स्ट ए है, ये 2J है। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट आपका होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है? तो कोशिका विभाजन के लिए जो सेंट्रियोल होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर को प्रोड्यूस करता है। स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं तंतु धागे। तंतु धागे हिंदी में बोले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर को ये प्रोड्यूस करता है और यही स्पिंडल फाइबर होते हैं। कैसा? सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम है किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है सेंट्रियोल से मिलकर बना है। हाँ, नहीं तो सेंट्रोसोम मिला किससे मिलकर बना हुआ है? सेंट्रियोल से। तो वही विभाजित होता है, वही विभाजित होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई ग्रुप है, यदि मैं बोला वो ग्रुप विभाजित हुआ तो मैं एक पर्टिकुलर का काम नहीं बताऊंगा, मैं तो ये बोलूंगा उस ग्रुप का कार्य है ना। तो यदि हम बोलें सेंट्रोसोम एक ग्रुप है, मतलब किसका ग्रुप है? 2 सेंट्रियोल का ग्रुप है, तो मैं किसका कार्य बोलूंगा? सेंट्रोसोम का कार्य बोलूंगा कि क्या सेंट्रियोल का काम है? सेंट्रोसोम का कार्य है। नहीं, ऐसा आ ही नहीं सकता, दोनों साथ में नहीं आ ही नहीं सकता, वो गलत होगा। हाँ, यदि आता है तो गलत होगा, मतलब वो फिर जैसे बोलते हैं ना, वो 4 5 6 क्वेश्चन लगा के बैठते हैं तो वो देना ही होगा कि ये अपोजिशन में जाने वाला है, मतलब ऑब्जेक्शन आप लेने वाले हैं इस क्वेश्चन का, तो आने वाला ऐसा नहीं है। तो आपको कार्य क्या है? स्पिंडल फाइबर, तंतु फाइबर का जनरेशन करना है। किसके द्वारा? इस सेंट्रियोल के द्वारा तंतु फाइबर का जनरेशन करना है, प्रोडक्शन करना है। क्लियर? अब इसको आपको समझ में, जब हम कोशिका विभाजन आपको बताएंगे तो इसको समझ में आए किस प्रकार से सच में कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है। देन इतना लिखा, आगे चलें। अब आगे जो हमारा है नेक्स्ट आता है वह आता है केमोलॉजी। रसधानी देख लेते हैं पहले। ये रसधानी हमारा, रसधानी, इसी को ही वैक्यूल्स कहा जाता है, इसी को ही वैक्यूल्स कहा जाता है। रसधानी, सीधे सीधे पूछी आती है किस में छोटी होती है या तो किस में बड़ी होती है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बन जाता है। तो रसधानी जो पादप कोशिका में होती है, पादप कोशिका में होती है, इसमें रसधानी का आकार बड़ा होता है। कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, जबकि यदि हम जंतु कोशिका में देखते हैं तो ये छोटी होती है। ये जंतु कोशिका में छोटी होती है। नेक्स्ट, रसधानी, यदि हम देखते हैं रसधानी का कार्य क्या होता है, इसके अंदर रस भरा हुआ होता है, जैसे कोशिका रस बोला जाता है, कोशिका रस। इसके रसधानी के अंदर रस भरा होता है, इसे कोशिका रस कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। यह उत्सर्जन का कार्य करती है, कार्य होता है, यह उत्सर्जन का कार्य करती है। तो ये हमारा पूरा रसधानी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है आपका, यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी तक आया है, जो आता है, तो आपका यहीं से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आता है जो हमारा वो है रसधानी, देखा लिखा। अब आता है हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं कि खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता है कौन है, तो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इसके खोजकर्ता है, कैमिलो गोल्जी इसके खोजकर्ता है, उसी से नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। कार्य क्या होता है इसका, तो इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता है स्टोरेज का, स्टोरेज का कार्य होता है, प्रोसेसिंग का कार्य होता है, मतलब स्टोरेज का कार्य होगा, प्रोसेसिंग का कार्य होगा, मतलब किसी भी जो पदार्थ होते हैं उनको स्टोरेज करता है और उसको प्रोसेस करता है, उसका कार्य होता है कैमिलो गोल्जी द्वारा डिस्कवर की हुई गोल्जी बॉडी का। तो इतना अच्छे से याद कर लो कि बॉडी, बॉडी, बॉडी का कार्य क्या होता है, किसी बॉडी का कार्य किसी चीज को रखना नॉर्मली, तो इसका कार्य भी क्या है, स्टोरेज करना और उसको क्या प्रोसेसिंग में लगाना। क्लियर। तो यहाँ हमने पूरे कोशिकांग देखे, जिसमें हमने कौन कौन से कोशिकांग देखे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा, सबसे पहले हमने बाहरी आवरण देखा। तो बाहरी आवरण कैसे मिलकर बना, कोशिका भित्ति से मिलकर बना और कोशिकीय झिल्ली से मिलकर बना। तो कोशिका भित्ति यदि हमने देखे तो कोशिका भित्ति कैसी रही, कोशिका भित्ति दृढ़ रही, दृढ़ रही क्या नॉर्मल रही, मतलब कमजोर रही, दृढ़ रही। देन बनी किससे थी कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज से बनी थी और कहाँ उपस्थित थी, ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित थी। देन हमने देखा कि कोशिका भित्ति होती कैसी है, ये पारगम में होती है या अर्ध पारगम में, तो पारगम में होती है। देन हमने देखा कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो अर्ध पारगम में होती है, थोड़ी कमजोर होती है, लचीली होती है, मुलायम होती है और कैसी बनी किससे होती है, काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली उपस्थित किस में होती है, तो केवल एनिमल सेल में उपस्थित होती है और वही इसका सबसे बाहरी आवरण होता है। क्लियर। देन हमने देखा कि हमारा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हुई, कोशिका झिल्ली हुई, कोशिका झिल्ली के बाद क्या आया हमारा, जीव द्रव आया। जीव द्रव को कैसे दो भाग में डिवाइड किया, सबसे पहले हमने कोशिका द्रव में डिवाइड किया जिसे हमने साइटोप्लाज्मा कहा और इसको क्या कहा हमने, नाभिकीय द्रव कहा। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का द्रव और फिर इसके अंदर का द्रव। क्लियर, दो भाग में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। देन साइटोप्लाज्मा में हम उपस्थित है कोशिकांग, एक नाभिक है, नाभिक को और हमने देख लिया कि नाभिक उपस्थित वैसे ही मिल गया, हमको मिल गया। तीसरा कोशिकांग भी हमको मिल गया, नाभिक मिल गया। देन उसके बाद जो साइटोप्लाज्मा है, ये वाला साइटोप्लाज्मा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्मा में जितने भी कोशिकांग थे उनको आना था। तो कौन कौन से कोशिकांग आने थे उसको देख लेते हैं। तो कौन कौन से कोशिकांग आने थे देख लेते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में अंतःप्रदिवीय जालिका आना था, अंतःप्रदिवीय जालिका। तो अंतःप्रदिवीय जालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हमने कैसे देखा, ये देखा अंतःप्रदिवीय जालिका कहां से कहां तक बन रही थी, ये बन रही थी नाभि की झिल्ली से कोशिकीय झिल्ली तक पहुंच रही थी। यह कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की। सबसे पहले एक चिकनी थी और एक कैसी थी, खुरदुरी, मतलब रफ, रफ एंड स्मूथ। रफ वाले में क्या पार्ट था, रफ वाले में राइबोसोम थे। और इसका कार्य क्या था, इस सीढ़ीनुमा संरचना थी, तो क्या ट्रांसफर करने का, यहाँ के पदार्थों को यहाँ पर, यहाँ के पदार्थों को यहाँ पर ट्रांसफर करने का इसका कार्य। देन हमने देखा कि इसका कार्य भी देख लिया। उसके बाद आता है सेकेंड, हमको कोशिकांग मिल जाता है, वो है हमारा कोशिकांग
राइबोसोम। तो मिट गया है राइबोसोम। तो राइबोसोम का हमने देखा कि राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, और सबसे छोटा कोशिकांग के साथ क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, राई से पहाड़ बनाना है, छोटा सबसे ज्यादा, पर क्या कार्य होता है इसका, पहाड़ बनाना, प्रोटीन का पहाड़ बनाना। क्लियर। इनने प्रोटीन का पहाड़ बनाया, खोज किसने की थी, जी पैलेट द्वारा खोज की गई थी। क्लियर। देन इनने प्रोटीन का पहाड़ बनाया, किसके लिए बनाया, लाइजोसोम के लिए। हाँ, लाइजोसोम ने क्या रखा, लाइजोसोम ने एक थैलीनुमा संरचना, अपने अंदर एंजाइम, क्योंकि हमको पता है चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या तो कुछ भी हो, पचाने का कार्य किसका होता है, एंजाइम का कार्य होता है, पचाने का कार्य एंजाइम का होता है। अंदर क्या एंजाइम रखे, कुछ भी कोशिका में दिक्कत हुई, कोशिका भ्रष्ट हुई, भ्रष्ट होने के बाद क्या हुई, पूरी कोशिका को निगल लिया इसने, इसलिए इसको क्या बोला, इसको बोला सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली बोला। देन आया हमारा क्या आया, फिर आया हमारा राइबोसोम, क्या लाइजोसोम, लाइजोसोम भी हो गया। लाइजोसोम के बाद आया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा क्या बोला, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसके द्वारा दिया गया, बेंडा द्वारा दिया गया। खोजकर्ता कौन थे इसके, अल्टमानन इसके खोजकर्ता थे। संरचना कैसी होती है, तो संरचना होती है सिलेंडर नुमा, इसकी संरचना होती है। ये बनाया था हमने माइटोकॉन्ड्रिया, तो सिलेंडर नुमा इसकी संरचना होती है। क्लियर। इसमें भी डबल झिल्ली होती है, इसमें भी डबल झिल्ली होती है। देन उसके बाद यहाँ पर श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिड, तो प्लास्टिड कहाँ उपस्थित होते हैं, ओनली पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, और ये नॉर्मल डिब्बे नुमा संरचना है कि प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। कार्य क्या होता है, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। क्लोरो के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना और हरा रंग प्रोवाइड करना आपके पौधे में। क्लियर। क्रोमो के कारण जो फल फूल और अदर हैं उसमें क्या रंग देना, अदर रंग देना। देन जो ल्यूको हो, ल्यूको क्या करेगा, स्टोरेज का कार्य करता है। स्टोरेज का कार्य कहां पर करता है, जड़ों में उपस्थित होता है, जड़ों में स्टोरेज का कार्य करता है। देन उसके बाद हमने क्या देखा, सेंट्रोसोम देखा। तो सेंट्रोसोम भी सबसे महत्वपूर्ण था। तो सेंट्रोसोम में हमने क्या देखा कि सेंट्रोसोम 2 से मिलकर बनता है, 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। दोनों सेंट्रियोल क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करके क्या कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं। केवल किस में पाए जाते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर। ये आपके क्वेश्चन है। देन हमने देखा कि रसधानी देखा। तो रसधानी हमने कहाँ देखा, क्वेश्चन क्या देखा कि सब बड़ी होती हैं किसमें, पादप में, और छोटी होती हैं जंतु में। कार्य क्या होता है, रसधानी का इसमें रस होता है, उत्सर्जन का कार्य होता है। गोल्जी बॉडी देखा। तो गोल्जी बॉडी का खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी इसके खोजकर्ता हैं। कार्य क्या है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। क्लियर। तो हमने संपूर्ण कोशिका को देखा। क्लियर। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।